नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हमारी इसरो के वैज्ञानिकों पर है और इसरो के वैज्ञानिकों की नजरें हमारे चंद्रयान 3 पर है और हमारे चंद्रयान की नजरें अब चांद पर हैं। चंद्रयान 3 के मून लैंडर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 21 घंटे का वक्त बचा है। कल चांद पर जब सूरज उगेगा उस वक्त धरती पर सूरज डूब रहा होगा और उसी वक्त शाम 6:04 पर हमारा लैंडर विक्रम चांद को छुएगा, चंद्रमा पर उतरेगा। वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है इस बार गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं, हवन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं। सबकी एक ही प्रार्थना है, भारत नया इतिहास बनाए, हमारा तिरंगा चांद पर पहुंच जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक की सारी बाधाएं पार की जा चुकी हैं। अब फिक्र सिर्फ आखिरी 19 मिनटों की है। लैंडिंग से पहले के आखिरी 19 मिनट, इन्हें वैज्ञानिक टाइम ऑफ टेरर क्यों कह रहे हैं? जब हमारे चंद्रयान 3 ने 3,84,000 किलोमीटर का सफर सुरक्षित तय कर लिया है, तो आखिरी 25 किलोमीटर को लेकर इतनी चिंता क्यों है? लैंडर विक्रम के सामने इन 25 किलोमीटर में कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे? वैज्ञानिक लैंडर को यहां बैठकर कैसे कंट्रोल करेंगे? लैंडर की स्पीड को 6,048 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे लाया जाएगा? 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 19 मिनट क्यों लगेंगे? इस दौरान कौन कौन से स्टेप लिए जाएंगे? पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग के वक्त कौन सी गड़बड़ हो गई थी? इस बार उसे कैसे ठीक किया जाएगा? ये सारी बातें मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। स्पेस साइंटिस्ट की बात सुनवाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि चंदा मामा के पास जाना कितना मुश्किल काम है। सबसे पहले तो आपको चंद्रयान 3 से भेजी गई आज की तस्वीरें दिखाता हूं। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। इसरो ने चांद की ये तस्वीरें आज जारी की हैं। ये विजुअल लैंडर विक्रम में लगे हाई सेंसर कैमरों से लिए गए हैं। इस वक्त लैंडर विक्रम चांद से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है, चांद के चक्कर लगा रहा है। ये तस्वीरें 25 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई हैं। इन तस्वीरों में चांद की सतह पर जो गड्ढे आपको दिख रहे हैं, ये छोटे मोटे गड्ढे नहीं हैं, ये बड़े बड़े क्रेटर हैं। इन गड्ढों का एरिया कई किलोमीटर में फैला है। इनकी गहराई भी कई किलोमीटर में हो सकती है। जो छोटे छोटे स्पॉट आपको दिख रहे हैं, ये असल में बड़े बड़े पहाड़ हैं। लैंडर को इसी तरह का अनइवन सरफेस है जिस पर लैंडिंग की सुरक्षित जगह खोजनी है और यह काम लैंडर अपने आप करेगा, अपने दिमाग से करेगा। इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिक लैंडर के पल पल की मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। लैंडर से मिलने वाले डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, जिससे कल जब लैंडिंग हो उस वक्त लैंडिंग की स्पीड, लैंडर का एंगल और लैंडिंग एरिया के सही चुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ न हो जाए, सेफ और सेफ लैंडिंग सुनिश्चित की जा सके। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर कल शाम 5:45 पर चांद पर उतरने का प्रोसेस शुरू करेगा और ठीक 6:04 पर विक्रम चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आखिर के 19 मिनट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और चुनौतियों से भरे हुए हैं। इसीलिए साइंटिस्ट इन आखिरी 19 मिनटों को टाइम ऑफ टेरर कह रहे हैं। जब विक्रम लैंडर चांद की तरफ फाइनल यात्रा शुरू करेगा, उस वक्त चांद की सतह से लैंडर की वर्टिकल डिस्टेंस यानी ऊंचाई 25 किलोमीटर होगी। उस वक्त लैंडर विक्रम की हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी 6,048 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके बाद धीरे धीरे लैंडर की स्पीड अलग अलग चरणों में कम की जाएगी और चंद्रमा से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर उसकी स्पीड करीब 0 हो जाएगी। लैंडिंग का प्रोसेस 4 स्टेप में होगा। पहला स्टेप रफ ब्रेकिंग का होगा, जिसमें करीब
690 सेकंड यानी करीब 11.5 मिनट का वक्त लगेगा। इस दौरान लैंडर विक्रम की स्पीड को 1.68 किलोमीटर पर सेकंड से घटाकर 358 मीटर पर सेकंड यानी करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाया जाएगा। लैंडर की स्पीड कम करने के लिए 4 इंजन फायर किए जाएंगे। इन 11.5 मिनटों में विक्रम लैंडर चांद के करीब बढ़ते हुए उसके चारों तरफ घूमने का करीब 745 किलोमीटर का सफर तय कर लेगा और चांद की सतह से उसकी ऊंचाई भी 25 किलोमीटर से घटकर 7.4 किलोमीटर रह जाएगी। इंडिया टीवी के संवाददाता टी राघवन ने स्पेस साइंटिस्ट आरसी कपूर से बात की। उनसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश की कि आखिर मून लैंडर विक्रम का चांद पर उतरने का जो लास्ट फेज है उस फेज में क्या क्या होगा। आरसी कपूर ने बताया कि अपने सफर के आखिरी हिस्से में विक्रम लैंडर चांद से बस 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, लेकिन चांद पर जहां उसे उतरना है वो जगह करीब 800 किलोमीटर दूर होगी। इसलिए विक्रम लैंडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह होगा कि चांद से ऊंचाई तो धीरे धीरे कम हो, उसका डिसेंट स्लो हो, लेकिन चांद पर उतरने वाली जगह की तरफ वो तेजी से आगे बढ़े, यानी उसके चक्कर लगाने की स्पीड ज्यादा हो। इन दोनों बातों के बीच बैलेंस बिठाना सबसे अहम और सबसे चैलेंजिंग कदम होगा। जैसे ही अपने ऑर्बिट से निकलेगा उस समय इसकी स्पीड जो है 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद ये करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक आएगा। इस बीच में स्पीड जो है करीब 450 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ले आई गई है और ऊंचाई 7.4 किलोमीटर ले आए हैं। ये रफ ब्रेकिंग का फेज़ है। इसके बाद का फेज़ जो है वो एटीट्यूड होल्ड है, जिसमें 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको लाते हैं। लेकिन इस बीच में ये अपने पथ में चल रहा है, तो जो लैंडर है उसका करीब 50 डिग्री झुकाव जो है ऐसे ऑर्बिट में आ जाएगा। इसके बाद जो है अगली स्टेज जो है वो फाइन ब्रेकिंग की है, जिसमें और स्पीड को कम किया जाना है। हम करीब फिर 1300 मीटर की ऊंचाई तक आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो होवरिंग का एक फेज़ है। होवरिंग का मतलब है आप थोड़ा अपनी जगह को शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे आजू बाजू कर सकते हैं। तो वहाँ लैंडर हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है, उसके ज़रिए जो है ये क्रियाओं को जो है उस समय जो है ये एहतियात किस तरीके से बरतनी है और कहाँ पर उतरना है, वो सब बातें तय होनी है। ये सारी की सारी प्रोसेस जो है कुछ सेकंड्स के अंदर हो रही हैं। तो ये बात समझिए कि कितना तेज़ी से जो है अंदर वो सिस्टम काम कर रहे हैं। और फिर इसके बाद 1300 मीटर से हम होवरिंग करके 150 मीटर पे आते हैं। फिर वो जो है फाइनल सॉफ्ट टचडाउन की प्रक्रिया शुरू होती है। 150 से फिर 50, फिर 10, उसके बाद उतार के समय जो है आपकी गति जो है 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन लैंडर को इस हिसाब से बनाया गया है कि ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति उतार के समय भी वो उसको सहन कर सकता है। विक्रम लैंडर जब चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, उस वक्त लैंडिंग का सेकंड स्टेप शुरू होगा। इस राउंड को वैज्ञानिकों की भाषा में ऑल्टीट्यूड होल्डिंग स्टेप कहा जाता है। इस दौरान विक्रम लैंडर चांद के 600 मीटर और करीब पहुंच जाएगा। 10 सेकंड में लैंडर की चांद से दूसरी 7.4 किलोमीटर की जो दूरी है वो घटाकर 6.8 किलोमीटर कर दी जाएगी। इस दौरान लैंडर की टेंजेंशियल स्पीड भी 336 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। इस राउंड में भी विक्रम लैंडर के 4 इंजन फायर करके उसको 50 डिग्री तक झुकाया जाएगा, जिससे विक्रम लैंडर जब चांद पर उतरे तो अपने लेग्स पर खड़ा हो सके। मुंबई प्लैनेटोरियम में अंतरिक्ष के एक्सपर्ट चिंतन जोशी ने बताया कि विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने के आखिरी 19 मिनटों में यह इंश्योर करना होगा कि लैंडर बिल्कुल सटीक और सुरक्षित जगह पर उतरे। चिंतन जोशी ने यह भी बताया कि लैंड करने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर क्या क्या करेंगे। उन्होंने बताया सबसे पहले दोनों एक दूसरे की तस्वीर लेंगे। जैसे नॉर्मल एरोप्लेन होता है, हम उसमें कहते हैं कि टेक ऑफ इज वेरी इजी, लैंडिंग इज टू डिफिकल्ट। लैंडिंग काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें वातावरण का बहुत बड़ा सहभाग होता है।
तो चंद्र के साथ भी कुछ ऐसा है कि जब आप लैंडिंग करते हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर निग्लेजिबल है, बट थोड़े बहुत प्रमाण में आपको ड्रैग मिनिमम तो आपको मिल सकता है। उसके ऊपर कि आप वहां जाकर, जैसे एरोप्लेन में आप ह्यूमन से कंट्रोल कर सकते हैं, वहां कोई ह्यूमन मौजूद नहीं है, तो आपको यहाँ बैठे बैठे उपकरणों को इस तरह का आदेश देना होता है कि वो प्रॉपर लैंडिंग कर पाए। चंद्रयान जो 3 है वो यहाँ उसका जो लैंडर है साउथ पोल में वहां लैंड करने वाला है। लैंडर लैंड होने के बाद कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों कुछ घंटों के बाद उसमें से प्रज्ञान रोवर अलग हो जाएगा। तो प्रज्ञान रोवर अलग होकर, जैसे मैंने आपको कहा, रेयर एलिमेंट्स की खोज करेगा, जमीन के नीचे जो पानी है, वाटर आइस है, उसकी खोज करेगा। एंड जो लैंडर है वो वहां सिर्फ उसका काम ये नहीं होगा कि रोवर को अलग करे, वो लैंडर भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करने वाला है। लैंड होने के बाद जो चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं, जैसे पृथ्वी पर आते हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज होती है, उसकी भी स्टडी की जाएगी। उसके बाद जो चंद्र का क्रस्ट है एंड मेंटल है वो एग्जैक्टली कहाँ से पास होता है, हालांकि सारी जानकारी उपलब्ध है, फिर भी उसको और एक्यूरेट और प्रिसाइज करने का वो काम करेगा। उसके अलावा चंद्र की जो पृष्ठभाग है, सरफेस है, वहां पर थर्मल जो हीट कंडीशंस हैं वो कैसे फ्लो होती है, प्लाज्मा का क्या इफेक्ट वगैरह होता है, तो वो विक्रम लैंडर स्टडी करेगा। अब मैं आपको बताता हूं चंद्रयान के मून लैंडिंग के तीसरे स्टेप के बारे में। तीसरा स्टेप फाइन ब्रेकिंग ग्राउंड का होगा। इसमें विक्रम लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। 6 किलोमीटर की ऊंचाई कम करने में विक्रम लैंडर को करीब 175 सेकंड या लगभग कहें कि 3 मिनट का वक्त लगेगा। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर विक्रम लैंडर चांद के ऊपर मंडराएगा। लैंडिंग का ये इंपॉर्टेंट जो स्टेप है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से विक्रम लैंडर में लगे सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर उतरने की सही जगह का मुआयना करेंगे। विक्रम लैंडर अपने ऑटोमेटेड सेंसर से यह पता लगाएगा कि वो जगह उसके उतरने के लायक है या नहीं, ठीक है या नहीं। इसके बाद विक्रम लैंडर थोड़ा और नीचे जाएगा और चांद की सतह से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। चांद की सतह से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर फैसला करेगा कि उसे इस जगह पर लैंड करना है या नहीं। अगर इस समय उसको कोई चट्टान या कोई गड्ढा दिखता है तो विक्रम लैंडर वहां से 150 मीटर दूर आगे बढ़ जाएगा और वहां लैंड करेगा। यह आखिरी राउंड टर्मिनल डिसेंट का होगा। इस दौरान लैंडर पर लगा हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा चांद की सतह की तस्वीरें लेता रहेगा और उसका ऑटोमेटेड सिस्टम यह तय करेगा कि लैंडिंग के लिए जो उपयुक्त जगह है वो कौन सी है। विक्रम 150 मीटर की ऊंचाई से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा और फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। अब वो चांद की सतह से सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा। उस वक्त उसकी स्पीड 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। स्पेस साइंटिस्ट आरसी कपूर ने बताया कि चंद्रयान 2 की विफलता से सबक लेते हुए इस बार इसरो ने विक्रम लैंडर में 2 नई मशीनें लगाई हैं। ये दोनों ही मशीनें लेजर किरणों के जरिए लैंडर और चांद की सतह के बीच एग्जैक्ट दूरी का पता लगाएंगी और दूसरी मशीन विक्रम लैंडर चांद के जिस हिस्से में उतरने वाला है वहां की तस्वीरें लेगा। इन 2 मशीनों की मदद से ही विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। आरसी कपूर ने बताया कि इन 2 मशीनों की वजह से ही इसरो के वैज्ञानिक कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहेगा। यद्यपि उतार के समय ऊंचाई करीब 30 किलोमीटर होगी, लेकिन जो दूरी है, जो डाउन रेंज है, वो करीब 800 किलोमीटर है। यानी गंतव्य आपका करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये अब जिस समय डी ऑर्बिट होगा उस समय लैंडर की लेग्स फॉरवर्ड हैं और इसको एक क्षण पर जो है झुकाया जाना है। लेकिन इससे पहले, ये सारी प्रक्रिया शुरू करने से पहले जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब की जांच हुई है। अब जब ये उतरेगा तो एक तो हमको 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें चाहिए कि इसकी ज़मीन से दूरी कितनी है, यानी एल्टीमीटर के ज़रिए, और इसकी गति क्या है। तो गति जो है उसको मापने के लिहाज से जो लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर है वो लेज़र बेस्ड है। लेज़र बीम के ज़रिए जो है, जब आप किसी बीम को भेजते हैं और फिर वापस रिसीव करते हैं तो
अगर जो ये गतिशील ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से जाते समय जो है वो फ्रीक्वेंसी में जब आप रिसीव करते हैं तो फ्रीक्वेंसीज में एक चेंज है, क्योंकि इसकी गति के कारण वो जो फ्रीक्वेंसी चेंज है वो हम मापते हैं, तो उसके आधार पर इसकी गति जो है हम जान पाते हैं। और साथ में इसी प्रकार लेज़र बेस्ड एल्टीमीटर है, वो तस्वीरों के ज़रिए अलग अलग समय की तस्वीरें ली जाने के बाद जो है वो तय करता है कि हम कितनी ऊंचाई तक आ गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही रशिया का मून मिशन नाकाम हो गया था। चांद पर उतरने से पहले रूस का मून मिशन लूना 25 क्रैश कर गया। रूस के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना था कि हमने 50 साल पहले चांद पर उतरने का जो एक्सपीरियंस हासिल किया था वो पिछले 50 साल में भुला दिया गया, इस वजह से मिशन नाकाम हो गया। लेकिन इसरो ने 2019 में चंद्रयान 2 की नाकामी से बहुत कुछ सीखा है और ये सारा तजुर्बा चंद्रयान 3 में काम आ रहा है। स्पेस साइंटिस्ट आरसी कपूर ने कहा कि मून लैंडिंग के हर स्टेप पर उसको डी बूस्ट करके उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी, लेकिन स्पीड को पूरी तरह जीरो नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब विक्रम का फ्यूल बहुत तेजी से खत्म होगा और इससे मिशन की लाइफ कम होती जाएगी। तो चेयरमैन ऐसा बता रहे थे कि जो गति आपको ऐसा लग रहा है कि वो 3 मीटर प्रति सेकंड बहुत धीरे गति है, ऐसा नहीं है। अगर इंसान उस गति से अगर गिरे तो उसकी हड्डियां टूट सकती। तो ये भी जो टचडाउन है वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, लेकिन उतनी वेलोसिटी, उतनी गति को रखना वहाँ पर ज़रूरी क्यों है सर? आपको क्यों लगता है कि उतनी गति, क्या हम बिल्कुल ज़ीरो कर नहीं उतर सकते? ज़ीरो करके उतरने का मतलब है आपका इंजन हर समय फायर कर रहा है, हर समय फायर कर रहा है तो आपका फ्यूल खर्च हो रहा है। साथ में जो है आप सतह के निकट पहुंच रहे हैं तो आप बहुत सारी धूल उड़ा रहे हैं। तो जैसे ही टचडाउन होता है उस समय इंजन बंद, तो जितने भी धूल जो उस समय चंद्रमा की उड़ेगी वो सेटल हो जाएगी। इसके बाद करीब 3 से 4 घंटे का इंतज़ार है। जब सब कुछ सेटल हो गया, कोई भी बचे हुए आखिरी कण भी जो हैं अगर कहीं इधर उधर विद्यमान है, क्योंकि लेविटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण, जो है ये चार्ज डस्ट है तो ये लेविटेशन हो सकता है, तो उस सब को जो है एक किस्म से आप चाहते हैं कि सब कुछ जो है सेटल हो जाए, संपूर्ण सन्नाटा, और उसके बाद जो है पल्लू खुलेगा और ये रोवर जो है धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। उसकी जो सोलर पैनल है वो एक किस्म से वो वर्टिकल हो जाएगी, और ये जो है अपने 6 पहियों पर की जो छोटी सी गाड़ी है, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं और एक स्टीरियोस्कोपिक कैमरा भी है। तो फिर जो है इसकी प्रक्रिया, अपनी जो इसको असाइनमेंट्स दिए गए हैं वो इसने करने हैं। चंद्रमा की सतह ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ एटमॉस्फेयर भी नहीं है, यानी हवा नहीं है। सतह कितनी ठोस है, कितनी सॉलिड है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में किसी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के समय कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मुंबई प्लैनेटोरियम में प्रोग्रामिंग असिस्टेंट रोहन लहाने ने बताया कि लैंडिंग के समय सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी मून लैंडर विक्रम की स्पीड। बेंगलुरु में इसरो के कंट्रोल सेंटर स्ट्रैक में जो साइंटिस्ट बैठे हैं वो लगातार मून लैंडर को रिमोट से कंट्रोल कर रहे होंगे, जिससे एक पल के लिए भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो जाए। जो चंद्रमा की सतह पे अगर किसी रोवर को करना है, लैंड करना है, तो उसकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है वो अर्थ की तुलना से, पृथ्वी की तुलना से कम है। ओके, सो अभी जैसे प्रज्ञान रोवर जो लैंड होना है उसका स्पीड होगा 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो उस हिसाब से वो धीमी गति से उतरना चाहिए, नहीं तो फिर क्रैश हो जाएगा। ओके, अभी चंद्रयान 3 में उन्होंने शायद कुछ नई टेक्निक यूज़ की है कि ताकि वो सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। चंद्रयान में वॉज इम्पैक्टर। ओके, तो ये डिफरेंस है। और दूसरा कि उसका रेंज जो एरिया है दैट विल बी 500 मीटर्स। तो कहीं पे अगर वो गिर जाए या फिर मिसकम्युनिकेशन तो वो रेंज में आ सकता है। ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि मून मिशन इंडिया का है, लेकिन इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये सब भारत के इस मिशन के सफल होने की कामना कर रहे हैं। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो उन्होंने अंतरिक्ष में सहयोग के लिए अमेरिका के साथ आर्टेमिस अकॉर्ड पर दस्तखत किए थे।
इस समझौते के तहत भारत का इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा मिलकर स्पेस मिशन भेजेंगे। भारत के एस्ट्रोनॉट नासा के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में जा सकेंगे। चंद्रयान 2 से मिले डेटा का भी कई देशों ने इस्तेमाल किया था। इसी तरह चंद्रयान 3 का डेटा भी इसरो भारत के मित्र देशों से शेयर करेगा। दुनिया भर को भारत के मून मिशन से बहुत उम्मीदें हैं। हमारे देश में भी इस मिशन की सफलता के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, हवन हो रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं। प्रयागराज की बाघंबरी पीठ में मून मिशन की कामयाबी के लिए विशेष पूजा की गई। वाराणसी में भी मून मिशन की सफलता के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। मुंबई और भोपाल में भी चंद्रयान की सफलता के लिए पूजा पाठ किया गया। वहीं लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में मून मिशन की सफलता के लिए खास नमाज अदा की गई। चंद्रयान 2 से संपर्क उस वक्त टूटा था जब लैंडिंग मॉड्यूल चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था। गड़बड़ी सिर्फ स्पीड की हुई थी, हार्ड लैंडिंग हुई और कई सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन इस बार उन सारी गलतियों को ठीक कर दिया गया है। स्पीड के कंट्रोल करने के लिए डीबूस्टिंग इंजन बढ़ा दिए गए हैं। अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है तो भी लैंडर सुरक्षित तरीके से उतर सके, इसके लिए लैंडर के 6 पैरों को और ज्यादा मजबूत किया गया है। क्योंकि चंद्रयान 3 कम्युनिकेशन के लिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का ही सहारा ले रहा है, इसलिए इस बार ऑर्बिटर नहीं ले जाया गया। इसकी जगह उतने वजन का इस्तेमाल लैंडर विक्रम की मजबूती बढ़ाने के लिए किया गया। लैंडिंग की सही साइट को डिटेक्ट करने के लिए इस बार लैंडर में लेजर गाइडेड कैमरे लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट का एरिया 500 मीटर बाई 500 मीटर का था, लेकिन इस बार लैंडर 2500 मीटर बाई 2500 यानी 2500 इंटू 2500 मीटर के एरिया में सेफ लैंडिंग साइट कर सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों को भरोसा है कि इस बार सफलता निश्चित है। हमारा मून मिशन कामयाब जरूर होगा। वैज्ञानिक तो दावा कर रहे हैं कि इस बार अगर सारे इंजन भी फेल हो जाएं तो भी लैंडिंग में दिक्कत नहीं होगी। और जैसे विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी, एक तरफ का साइड पैनल खुल जाएगा। ये प्रज्ञान रोवर के लिए रैंप बनाएगा। इस रैंप के जरिए तिरंगे का प्रतीक लिए प्रज्ञान 6 पहियों के रथ पर सवार होकर 4 घंटे बाद चांद की धरती पर धीरे से उतरेगा। चांद पर उतरते समय रोवर प्रज्ञान की स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। जब प्रज्ञान चलेगा तो चांद की धरती पर अपने पैरों से तिरंगे का निशान अंकित करेगा, इसरो का लोगो बनाएगा और ये चांद पर भारत के पहुंचने का प्रतीक होगा। ये तिरंगा चांद पर भारत की शान बनेगा। ये निशान एक नया इतिहास रचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जोहान्सबर्ग में है। कल जिस वक्त चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसरो से जुड़े रहेंगे और इतिहास बनते हुए देखेंगे। आप भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन सकते हैं। इंडिया टीवी पर विक्रम लैंडर की चांद पर लैंडिंग लाइव देख सकते हैं। हमने स्पेस साइंस के ऐतिहासिक पलों को आप तक पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। इंडिया टीवी के स्टूडियो में साइंटिस्ट होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, जो आसान शब्दों में चंद्रयान के हर पल की मूवमेंट का मतलब आपको समझा देंगे। तो सुबह 6 बजे से इस स्पेशल कवरेज पर चांद पर हिंदुस्तान इंडिया टीवी पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं राजनीति की। आज बिहार से नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाने वाली कई खबरें एक साथ आई। एक तस्वीर तो ऐसी जिसकी हर तरफ आलोचना हुई। पटना में नीतीश कुमार के काफिले के लिए ट्रैफिक रोका गया, एक एम्बुलेंस को भी रोक दिया गया। मरीज के परिवार वाले अफसरों से मिन्नतें करते रहे, रोते रहे, मरीज की जान की दुहाई देते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। एम्बुलेंस को सड़क के किनारे तब तक खड़ा रखा गया जब तक
मुख्यमंत्री का काफिला गुजर नहीं गया। घटना कल की है। नीतीश कुमार ने एक हफ्ते पहले जेपी गंगा पथ का उद्घाटन किया था। और यहाँ पे नीतीश जी का काफिला आजकल इस गंगा पथ के आसपास के इलाके को सजाने संवारने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री महोदय इसी काम का जायजा लेने गए थे। इस दौरान उनके काफिले को पटना के गांधी सेतु से गुजरना था। चीफ मिनिस्टर घर से निकले तो रूट क्लियर कर दिया गया, सारा ट्रैफिक रोक दिया गया, रोड पर जितनी गाड़ियां थी सबको साइड में खड़ा कर दिया गया। हैरानी की बात है कि बिहार पुलिस ने इस दौरान एक एम्बुलेंस को रोक दिया। पुलिस वालों ने यह देखा कि एम्बुलेंस में एक सीरियस मरीज है। मरीज के परिजनों ने पुलिस को इमरजेंसी बताई, उनसे एम्बुलेंस को ले जाने की परमिशन देने की गुजारिश की, प्रार्थना की, लेकिन पुलिस वाले कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। एम्बुलेंस में बैठे मरीज के परिवार वाले रोते बिलखते वहां मौजूद सीनियर अफसरों के पास गए, उनसे गुहार लगाई, लेकिन अफसरों का दिल नहीं पिघला। एम्बुलेंस को तब तक रोके रखा गया जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला वहां से निकल नहीं गया। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसके कारण बिहार के सुशासन की सच्चाई सामने आ गई। एम्बुलेंस रुका हुआ है, लोग रो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीतीश जी का काफिला जा रहा है, ये पूरा पब्लिक रुकी हुई है, नीतीश जी जा रहे हैं। वाह, क्या बिहार है, क्या आत्मीयता है, क्या इंसानियत है। एम्बुलेंस रुका हुआ है। हैरानी की बात है कि जिस वक्त ट्रैफिक को रोका गया उस वक्त वहां एक दूसरी एम्बुलेंस भी आ गई। अफसरों ने उसे भी रोक दिया। हालांकि दूसरे एम्बुलेंस में बैठे मरीज के परिवार वालों ने जबरदस्ती गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूरी पर बड़े अफसरों ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को धमकाकर वहीं रोक दिया। अभी हम हैं ये बीच पे, और यहाँ देख सकते हैं कि एम्बुलेंस है और अभी नीतीश जी आने वाले हैं, और फिर भी हेलो भैया, और फिर भी इस एम्बुलेंस को भी रोका जा रहा है। ये है हमारा बिहार, और नीतीश अंकल अब जाने वाले हैं, उसी का ये परिचय है कि एम्बुलेंस को भी रोका जा रहा है। देखिए वो एम्बुलेंस अभी आगे गया है, और वहाँ पे बड़े अधिकारी खड़े थे और उनके पास भेजा गया एम्बुलेंस को कि देखते हैं क्या होता है। एम्बुलेंस रुक चुकी है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहते हैं। बिहार में अच्छे शासन का दावा करते हैं। अपने राज्य के लोगों के दुख दर्द में साथ खड़े रहने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन ये घटना न सुशासन का सबूत है, न आम लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाती है। लेकिन भला हो टेक्नोलॉजी का, जिसके कारण अब हर हाथ में मोबाइल है, हर फोन में कैमरा है, जो नेताओं के सत्ता के नशे को उजागर कर देता है। आज मौका मिला तो लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण दिया। थोड़े दिन पहले हिमाचल में एक एम्बुलेंस को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ियों के काफिले को रुकवा दिया था। पहले एम्बुलेंस निकली, फिर मोदी की गाड़ियां आगे गई। अगर नीतीश भी ऐसी बात पर थोड़ा सा ध्यान देते थे तो अच्छा रहता। आज बिहार से कम्युनल टेंशन की खबरें भी आई। मोतिहारी के 3 इलाकों में और बगहा के एक इलाके में नाग पंचमी के जुलूस पर पत्थर चलाए गए। इसके बाद दोनों शहरों में जमकर हंगामा हुआ। ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे चले, तलवारें निकल आई। हालत ये हो गई कि मोतिहारी में सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है और दफा 144 लागू कर दी गई। असल में नाग पंचमी के मौके पर हर साल मोतिहारी के मेहसी इलाके में महावीरी जुलूस निकाला जाता है। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए चौक बाजार एरिया में हमेशा हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। इस बार भी हुए। यहाँ शिव मंदिर से खरियारी चौक के पास हनुमान मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन शोभा यात्रा जैसे ही मोगलपुरा इलाके में पहुंची तो अचानक पथराव शुरू हो गया। मोगलपुरा मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर पहली बार शोभा यात्रा पर पत्थर चलाए गए।
इसके बाद दूसरी तरफ से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान मोतिहारी के चौधरी चौक इलाके में भी हंगामा शुरू हो गया। यहाँ की लोकल पब्लिक बताया कि चौधरी चौक से शोभा यात्रा को गुजरना भी नहीं था, लेकिन फिर भी कसाई टोले के कुछ लड़के आए और उन्होंने घरों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। चलाओ चलाओ ईटा चलाओ, चलाओ ईटा चलाओ, चलाओ ईटा चलाओ, चलाओ ईटा चलाओ, चलाओ चलाओ ईटा चलाओ, भाग ना कुछ भाग ना, चलाओ चलाओ। यहाँ मस्जिद के पास सब भीड़ लगाए हुआ था पहले से। मस्जिद के पास से रिटर्न में जब वहाँ पे भीड़ हुआ ना, तो हम लोग तो यहाँ पे लेडीज है तो हम लोग देख रहे थे, यहीं पर से अपना दुकान है मेरा, तो उतना ही में उधर सब अल्लाह अकबर का नारा लगाया, नारे तकदीर करते हुए आप पर रोड किनारे का जितना पत्थर उथर था सब उठा के मारने लगा, जितना था सब लेडीज सब अंदर डर से सब अंदर चली गई। तो किस बात को लेकर, ऐसी क्या बात हुई? पता नहीं किस बात पे किया, सब डायरेक्ट उधर से आया, भीड़ लगाना शुरू कर दिया है। बिना बातें के हो गया सर। यहाँ पे कौन लोग थे? कसाई मोहल्ला इस साइड के था सब। नीचे तो बहुत देर से माई स्थान के पास सब खड़ा था, दोनों बगल से आके सब खड़ा था, और उसके बाद कुछ वही सब जात के आदमी सब जब देख ले कि पुलिस एक दो वहाँ पे है तो लोग के भगा दिया। फिर भगाने इधर से एक ठो आया मुस्लिम, वो रेडी पार के चिल्लाने लगा, बस सब झुंड लगा लिया रास्ता पे। मुसलमान लोग अपना एक गुट बनाए थे, समझे? वो एक गुट बना कर मंदिर है, अब वो उन्हें गया, उन्हें से पुलिस सब खरीदा, तो वो यहाँ आया, आई जाके रोड़ाबाजी करने लगा, चलाने लगा। तो मैं ऊपर से वही मोबाइल खींचने लगा, तो हम पर रोड़ाबाजी करने लगा, ऊपर से रोड़ाबाजी करने लगा। हम लोग पुलिस को बताएं कि जाइए वहाँ पर, यानी कि पत्थर लोग फेंक रहा है उसको शांत किया जाए, तो वो लोग आए नहीं। 200-300 मीटर है वहाँ पे, पुलिस इधर नहीं आई थी। हाँ, इधर पूरा जो दंगा करने वाले थे सब इधर खड़ा थे, पुलिस नहीं आई इधर। जिस तरह मोतिहारी के मेहसी इलाके में शोभा यात्रा पर पत्थर चलाए गए, उसी तरह की घटना मोतिहारी के कल्याणपुर और दरपा इलाकों में भी हुई। यहाँ भी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा में महिलाएं भी मौजूद थी। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि जिस वक्त कल्याणपुर में शोभा यात्रा पहुंची तो वहां कुछ मुस्लिम लड़के वीडियो बनाने लगे। इसके बाद महिलाओं पर कमेंट करने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने इस तरह की हरकत करने से रोका तो वहां मौजूद लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पथराव होने लगा। यहाँ दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू करने का आरोप लगाया। पत्थर मारे थे उन्हें से, उधर से पत्थर फेंक रहा है। यात्रा में तो बहुत ज़्यादा लोग था, लगभग जो हम कह रहे हैं 400-500 से कम नहीं रहा होगा, और हमको लगता है कि ये सब प्री प्लानिंग से आया है, सब मार करने के इरादे से ही आया हुआ था, बस और कुछ नहीं। अब कुछ हुआ नहीं, तलवार दिखाना, गंदा गंदा गाली देना, प्लस स्पीकर पे मतलब भद्दा भद्दा टिप्पणी करना मुसलमानों के खिलाफ, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये सब और बहुत सारा चीज़ है। तो कितना मतलब आदमी करेगा बर्दाश्त। फिर भी कंट्रोल किया है, अगर उधर से कंट्रोल ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता, इधर से उधर से दोनों तरफ से। मोतिहारी में जो हुआ वही बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में भी हुआ। बगहा में भी नागपंचमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, उस पर पथराव हुआ। शोभा यात्रा का रूट तय था, लेकिन जुलूस जब एक मस्जिद के पास पहुंचा तो उसे रोकने की कोशिश हुई, जिसे लेकर झगड़ा शुरू हुआ और कुछ ही देर में दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी, मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई। इस दौरान यह अफवाह फैला दी गई कि हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई है, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। जब तोड़फोड़ हो गई, आगजनी हो गई, दर्जनों लोग घायल हो गए, तब जाकर पुलिस पहुंची। पता यह लगा कि पुलिस के ऊपर भी पत्थर फेंके गए, जिसमें 4 पुलिस वाले भी घायल हुए। जब हालात बिगड़े तो पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे। सेंसिटिव इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। 24 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है और दोनों पक्ष के लोगों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है। लेकिन पश्चिमी चंपारण के डीएम ने कहा कि छोटी मोटी घटना हुई है और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हालात काबू में है, पुलिस हंगामा करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। यथार्थ में कम है, लेकिन अफवाह दुष्प्रचार ज़्यादा फैलाया गया
हम लोगों ने देखा, कहीं कहीं बोला कि महावीर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। महावीर जी की मूर्ति भी बगल में आपके समक्ष है, देख सकते हैं। और मस्जिद के पास भी हम लोगों ने भ्रमण किया है, स्थल निरीक्षण किया, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें कुछ गलत शरारती तत्व जो दुष्प्रचार किया है, गुमराह किया है लोगों को, थोड़ा पत्थरबाजी किया है। आंशिक रूप से कुछ लोगों को चोटें भी आई है, लेकिन मामूली है, आंशिक है। कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है जिससे कि समाज में विद्वेष फैले। लेकिन शरारती तत्वों के द्वारा समाज में विषमता पैदा करने का प्रयास किया गया, जिस पर नियंत्रण किया गया है। वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध एफआईआर किया जा रहा है और उनको चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, दोनों पक्ष पर, चाहे जो भी दोषी हो। तस्वीरें गवाह हैं कि घटना इतनी छोटी नहीं है जितना डीएम साहब बता रहे हैं। वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मोतिहारी और बगहा दोनों जगह नागपंचमी की शोभा यात्रा पर जबरदस्त पथराव हुआ। बीजेपी ने आज सीधे सीधे नीतीश कुमार सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाया। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा कि नागपंचमी के दिन जुलूस पर पत्थर फेंके गए, उसे रोकने की कोशिश की गई। आखिर नीतीश सरकार क्या कर रही है? सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो जिन लोगों ने शोभा यात्रा पर पत्थर चलाए उनके खिलाफ एक्शन लें। नाग पंचमी के दिन जुलूस नहीं निकलेगा तो क्या मौन जुलूस निकलेगा क्या? ये भारत है, भारत की संस्कृति से ये भारत चलता है और लोकतंत्र में भारत के जो धार्मिक लोग हैं इनका सम्मान करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह फेल्योर है, ना सुशासन दे सकती है, ना संरक्षण दे सकती है, सिर्फ तुष्टीकरण कर सकती है। ये तुष्टीकरण वाली सरकार है। इसी का उदाहरण है, चाहे वो आप मोतिहारी कहें, बगहा कहें, जो लोग सड़कों पर नारा लगा रहे हैं, अपने धर्म की पूजा कर रहे हैं, उस पर ईंटा चल रहा है, पत्थर चल रहा है। कौन फेंकने वाला है? पत्थर फेंकने वाले कौन है? कार्रवाई करने का दम है क्या नीतीश कुमार जी में? 2 महीने पहले नीतीश का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए जीतन राम मांझी ने भी कहा कि नीतीश कुमार का ध्यान अब बिहार पर नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली के सपने देख रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में जंगल राज 3 आ गया है और इसलिए अब बिहार में प्रेसिडेंट्स रूल लगाना चाहिए। मैं यही कर सकता हूँ कि यहाँ जंगल राज से हम तुलना की बात कर सकते हैं और ये जंगल राज 3 है, जो जंगल राज 1 और 2 से भी भीषण है। नीतीश कुमार किन प्रकार न पलटी मार के अपना कुर्सी बचाने में 17 साल सफल रहे हैं और आज ये प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए वो विरोधियों को एक करने के लिए असफल प्रयास कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि इनका ध्यान अब बिहार से अलग हो गया। इसलिए भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं, अब बिना समय गंवाए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करे, तभी बिहार की जनता को चैन मिलेगा। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाए, विपक्षी दलों को जवाब दिया नीतीश सरकार के मिनिस्टर अशोक चौधरी ने। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार सद्भावना की बात कर रहे हैं, लोगों को एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग सियासी फायदे के लिए माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। एक तरफ पार्टी हमारे प्रदेश में पूरी जगह सद्भावना, भाईचारा की बात कर रही है और घूम रही है, लोग घूम रहे हैं कि आपस में प्रेम मिल्लत। हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि हमेशा जहां जाते हैं या तो राजनीतिक कार्यक्रम हो या सरकारी कार्यक्रम हो। देश की प्रगति तभी संभव है जब हम मिल्लत और भाईचारा के साथ रहें। लेकिन कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं और कुछ पार्टियां हैं और कुछ लोग हैं, वो इस तरह का बखड़ा खिला करना चाहती है जिससे कि उनको राजनीतिक फायदा हो। क्या लगता है बीजेपी के काहे के लिए हम कोई पार्टी का नाम लेंगे? जिस पार्टी का कोई वजूदे नहीं है प्रदेश में, उसका नाम लेके क्या करेंगे? ये तो मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के सहारे आगे बढ़कर इतना बड़ा हो गया। पता चल जाएगा आने वाले समय में, जितना पहलवान है सबको अखाड़ा में सब आएंगे ना, कितना पहलवान में कितना दम है सबको तो पता चल ही जाएगा। आपको ध्यान होगा, नूह में जब शोभा यात्रा पर हमला हुआ था तो उस वक्त नीतीश कुमार ने हरियाणा सरकार की कुशलता पर सवाल उठाए थे। तेजस्वी यादव ने भी जमकर आलोचना की थी। लेकिन हैरानी की बात है कि अब बिहार के 2 शहरों में नागपंचमी की शोभा यात्रा पर हमले हुए। न तेजस्वी का रिएक्शन आया
और न सुशांत बाबू कुछ बोले, इसलिए उनकी मंशा पर सवाल उठना तो लाजमी है। अब आपको दिखाता हूं मध्य प्रदेश की राजनीति का हाल। यहां चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। आज सागर में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई। इस पब्लिक मीटिंग का नाम रखा गया था जनाक्रोश रैली। इस रैली में कमलनाथ भी मौजूद थे, क्योंकि 2 दिन पहले भोपाल में अमित शाह का प्रोग्राम हुआ था, जिसमें अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के 18 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया था। शिवराज के काम गिनाए थे और कमलनाथ को चुनौती दी थी कि वो कांग्रेस के 53 साल के काम का ब्यौरा जनता के सामने रखें। आज कमलनाथ ने अमित शाह को जवाब दिया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को रिपोर्ट कार्ड नहीं, रेट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में हर चीज का रेट फिक्स्ड है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहां तो पैसे दो काम लो। जितना ये गुमराह करने आएंगे, जितनी डबल स्पीड पर शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन चलेगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये झूठ की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं। और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। शिवराज जी का नाटक नौटंकी, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मध्य प्रदेश की जनता का तो अब पेट भर गया है, आपके झूठ से, आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले। खड़गे टमाटर, पेट्रोल, सिलेंडर से लेकर तमाम चीज़ों की रेट लिस्ट लेकर आए थे। इस रेट लिस्ट को उन्होंने 2014 की कीमतों से कंपेयर किया और इसके बाद वादा किया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो टमाटर 20 रुपए किलो और गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। खड़गे ने गारंटी दी कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का लोन माफ होगा और मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। इसके बाद खड़गे ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने 53 साल में क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की, इसीलिए मोदी प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन अब बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। चंद लोग संविधान को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि देश के 140 करोड़ लोग उसके संरक्षण में जिंदा है, सपोर्ट करते हैं। मोदी जी को और यहां पर चौहान को कांग्रेस को गालियां दिए बगैर उनको खाना हजम नहीं होता। वो हमेशा बोलते रहते कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। अरे हम कुछ किया है इसलिए तो तुम प्रधानमंत्री बने, नहीं तो नहीं बनते थे। हमने संविधान बचा के रखा, लोकतंत्र को बचा के रखा। यहां पर जो हुकूमत बनी वो नाजायज हुकूमत है, लीगल नहीं है, ये इलीगल गवर्नमेंट है। लोग उनको चाह कर यहां नहीं बिठाए, हमारे एमएलए को चोरी करके लेके गए। चूंकि कांग्रेस के नेता कैंपेन के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाना बना रहे हैं, खड़गे ने भी आज कहा कि मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव तो कांग्रेस जीती थी, लेकिन बीजेपी ने सिंधिया की मदद से कांग्रेस की सरकार गिरा दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका जवाब दिया। सिंधिया ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के करप्शन से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए पार्टी बदली और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अब कोई चांस नहीं है। ग्वालियर के पिछौर में हुई बीजेपी की पब्लिक मीटिंग में सिंधिया और शिवराज साथ साथ दिखे। इस रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश का खूब विकास किया है, अब जनता तय करे उन्हें कौन सी जोड़ी चाहिए, बड़े भाई छोटे भाई की या फिर शिवराज
ज्योतिरादित्य की। जिस केंद्र सरकार ने हमारे किसानों के सबके खाते में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया पहुंचाया, उसको डबल करके, डबल इंजन मतलब डबल राशि, डबल इंजन मतलब 6,000 को 12,000 शिवराज सिंह जी ने करा दिया। जिस करे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मेरे माताओं के फेफड़े में जो धुआं जाता था उसे समाप्त करने के लिए उज्ज्वला का कनेक्शन 9.5 करोड़ महिलाओं के घरों में दिलवाया है। और आज आपको निर्णय लेना है, या तो आप चाहते हो वो जोड़ी छोटे भाई, और या तो आप चाहते हो ये जोड़ी शिवराज और ज्योति की जोड़ी। अगर शिवराज और ज्योति की जोड़ी चाहते हो तो तालियों की गड़गड़। बड़े भाई और छोटे भाई की जोड़ी से सिंधिया का इशारा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तरफ था। कमलनाथ शिवराज और ज्योतिरादित्य पर करारे हमले कर रहे हैं, लेकिन शिवराज और ज्योतिरादित्य भी बराबर की चोट कर रहे हैं। जहां तक कैंपेन का सवाल है, कांग्रेस अपनी मुफ्त की गारंटियों के भरोसे है और शिवराज के कैंपेन का फोकस 18 साल के अपने कामों पर है, पब्लिक से अपने कनेक्शन पर है। अब तक मध्य प्रदेश में जो माहौल है उससे लगता है कि टक्कर तो कांटे की है, लेकिन चुनाव में अभी 3 महीने का वक्त है और राजनीति में हवा बदलने के लिए एक दिन भी काफी होता है। इस वक्त पंजाब में किसान संगठन भगवंत मान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। संगरूर में बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा मांग रहे हैं। इन किसानों पर कल पुलिस ने काफी सख्ती की थी। इस दौरान एक किसान की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज किसान संगठनों ने पंजाब और हरियाणा में कई जगह प्रदर्शन किए। किसान संगठनों ने चंडीगढ़ में धरने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस ने सारे रास्ते सील कर दिए। संगरूर में 53 किसानों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया। इसलिए किसान संगठनों की नाराजगी और बढ़ गई। किसान नेता सतनाम सिंह ने कहा कि जब तक सरकार किसानों पर लगे केसेस वापस नहीं लेती, किसानों को मुआवजा नहीं देती और लाठीचार्ज के जिम्मेदार पुलिस वालों पर एक्शन नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज लोगों के हकों उत्ते संयुक्त किसान मोर्चा डट के जब लोगों के हकों के लिए किसान मोर्चा मोदी को हरा सकता है, कानूनों को बदलवा सकता है, तो मैं कहता हूं किस बात का डर है। ये जो मुख्यमंत्री पद पर बैठा है वो तो बहुत छोटा आदमी है। हम उसे खबरदार करना चाहते हैं कि किसानों पर लगे केस वापस ले और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करे जिन्होंने आपकी सरकार की किरकिरी करवा दी है। हम सरकार को खबरदार करते हैं कि जिन पुलिस अफसरों ने किसानों पर लाठी चलाई उन पर केस दर्ज किया जाए, किसानों पर लगे केस वापस लिए जाएं और जो मुख्य मुद्दा है जिसकी हमने निंदा भी की है कि किसानों को मुआवजा देने में सरकार टालमटोल कर रही है, फसलें खराब हुई हैं और उनका मुआवजा देने में टालमटोल नहीं चलेगा। हम फिर चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अपनी नीतियां साफ करे कि क्या मुआवजा देना है और क्या नहीं देना है। अब आगे हम बैठक करेंगे, अगर सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा तो फिर हम फैसला करेंगे। अपने कोई सरकार इस खबर को मैं बीच में रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को एड्रेस कर रहे हैं। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति ने पहले एड्रेस किया, अब ये मोदी संबोधित कर रहे हैं। कम होने से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर में से एक है। हम भारत को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। स्वाभाविक है कि इससे भारत में रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा मार्केट बनेगा। आज भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में इस समय 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न है। आईटी, टेलीकॉम, फिनटेक, एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सभी प्रयासों का सामान्य जन के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव
पड़ा है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की आय में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की सशक्त भागीदारी रही है। आईटी से लेकर स्पेस तक, बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान दे रही है। भारत के लोगों ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोविड महामारी ने हमें रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स के महत्व को सिखाया है। इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर ब्रिक्स बिजनेस जगत के लीडर्स को उनके योगदान के लिए बधाई देता हूं। इस मीटिंग के शानदार आयोजन के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति रामाफोसा का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी के बाद चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बोलेंगे और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि जोहान्सबर्ग में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी या नहीं, क्योंकि अगले महीने G20 की मीटिंग के लिए शी जिनपिंग दिल्ली आएंगे। मोदी मेजबान होंगे, जिनपिंग मेहमान होंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर परिसर में एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। ये शिवलिंग मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से अयोध्या पहुंच चुका है। इस शिवलिंग का वजन 600 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 4 फीट है। ये शिवलिंग इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये नर्मदा नदी से निकला है। 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करके ये शिवलिंग आज अयोध्या पहुंचा। यात्रा के दौरान जगह जगह शिवलिंग की पूजा की गई, जलाभिषेक किया गया। कल सुबह ये शिवलिंग राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। राम मंदिर परिसर में कई मंदिर बनेंगे। यहाँ एक मंदिर भगवान शंकर का भी बनेगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कहना है कि ओंकारेश्वर से आया ये शिवलिंग कहाँ स्थापित करना है, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। हालांकि ओंकारेश्वर से शिवलिंग लेकर आए अवधूत स्वामी नर्मदानंद का दावा है कि राम मंदिर के विग्रह के चारों ओर बन रहे परकोटे में एक मंदिर नर्मदेश्वर महादेव का भी होगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तब तक चांद पर चंद्रयान 3 लैंड कर चुका होगा। चांद पर भारत का तिरंगा अंकित हो चुका होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।